सो गाइस फाइनली जिसका तुम्हें और मुझे इंतजार था वो एपिसोड आ चुका है। हाँ जी, आज के इस एपिसोड से द रे नेगेटिव मोटरल की हम उस एपिक आर्क की शुरुआत करने वाले हैं जहां से शुरू होती है कहानी जेड बड़े उमा की। बैक टू अनदर वीडियो एंड आई नो कि आज है संडे और संडे का मतलब एक्स्ट्रा वर्क। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारा काम बाकी है, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम द नेगेटिव मोटल के आज के एपिसोड का बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें काफी सारे हिडन डिटेल्स के बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। एपिसोड मैंने पूरा वॉच कर लिया है और उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाई नहीं एंड आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड बट फिक नॉट गाइस। मैं हूं ना, मैं हर एक चीज का तुम्हें डिटेल में यहाँ बताने वाली हूँ, जो चीज मिस हुई है और जो चीज एक्स्ट्रा दिखाई गई है हर एक चीज का। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस में जान लेते हैं कि अब तक कहानी में हुआ क्या है। सो गाइस, कहानी अब तक यहाँ पहुंच चुकी है कि जो अपना वन पिंग है वो ऑलमोस्ट 70 साल का बुढ़ा हो चुका है और उसने अपना पूरा का पूरा एम्पायर तक खड़ा कर लिया था, जिसे कि उसने हेवन किंगडम का नाम दिया था और वो काफी अच्छे से प्रोग्रेस भी कर चुका है। इवन कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया। लेकिन जब इतने टाइम बाद वो वांगन यानी कि अपने फादर से मिलता है तो वो उनसे वही बरसों पुराना सवाल करता है, यानी कि उसे अपनी माँ के बारे में जानना था। अब यहाँ पे उसे सब कुछ पता चल जाता है। सडनली अचानक से थनोसिस सेलेस्टियल टेम्पल से एक मैसेंजर आ जाता है प्लेनेट रेनियन के ऊपर, और वो यहाँ पर उसी कल्टीवेटर जोमन जो कि थंडरलिस्टल टेम्पल का मैसेंजर बनने का नाटक कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग उसे ढूंढने के लिए आया था। बट सरप्राइजिंगली उसकी निगाहें वन पिंग के ऊपर जाके सेट हो जाती हैं और अब वो उससे सवाल जवाब करने के लिए सीधा उसके दरवाजे पे दस्तक देता है। उस यहीं से सब कुछ अब बिगड़ने वाला था। किसके लिए? वो इस मैसेंजर के लिए। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त वान की एज असल में बहुत ज्यादा ओल्ड है। ऑलमोस्ट वो 70 के करीब पहुंचने वाला था। बट यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी जो वाइफ है नाकिंग ये, वो इस वक्त अपने नॉर्मल एज में है। एज भी नो कि वो एक कल्टीवेटर है, तो वो बस वान पिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उसे दिखाना नहीं चाहती कि वो असल में इससे डिफरेंट है और अपने कल्टीवेशन के जरिए से वो अपने लुक को हाइड भी नहीं करती। और मुझे ये चीज बुरी लगी कि यार यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं किया इस चीज को। पर बढ़ते हैं कहानी पे और यहाँ वान पिंग जो है वो उस मैसेंजर को देखकर ही पहला सवाल यही करता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो। अब यहाँ पे वो जो मैसेंजर था ना, वो सीधा वन की ओर देखने लगता है। बट तभी उसे उसके पास वही शेडो नजर आती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि तुम किसी के भी डिवाइन सेंस से बिल्कुल भी खौफ क्यों नहीं खाते हो, तो मतलब कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। हाँ, ये कहते हुए वो मैसेंजर अपनी थंडर एनर्जी को अनलीच करते हुए वेपन की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगता है। तभी वन का वही सेलेस्टियल पपेट बाहर आता है जो कि इल्जनी लेवल पे है, जिसे पाने के लिए इवन की बड़े बड़े दिग्गजों ने भी कोशिश की लेकिन कोई इससे छीन नहीं पाया। अभी हमें पता चलता है कि गाइस, अगर तुम्हें याद होगा कि जब वान पिंग को असैसिनेट करने के लिए काफी सारे असासिन्स आए थे, जब वह अपने प्राइम टाइम में था और हेवनली किंगडम का एम्परर भी था, तो तब असल में रातों रात किसने सारे के सारे असासिन्स को निपटा दिया था। जी, ये वानगन का वही सेलेस्ट पपेट है, जैसे कि वेंगलन ने वन पिंग की सिक्योरिटी के लिए बरसों पहले इसके पीछे छोड़ दिया था और कहा था कि इसका खास ख्याल रखना। अब सेलेस्ट पपेट तो आते साथे एक मुक्का रख देता है, लेकिन यहाँ पे एक जोरदार तबाही के साथ चारों ओर बस धुआं फैल चुका था। और तभी इसके बीच से वो मैसेंजर बाहर आते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा एक टॉप ग्रेड का इल्यूजनरी पपेट था। मुझे लगा नहीं था कि इस ट्रिप पे मुझे इतने सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अब ये कहते हुए वो सेलेस्टियल पपेट की मार लगाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि एक बार मैं इसे पूरी तरीके से निपटा लूं, फिर मैं सोल सर्च के जरिए से इस बात का पता लगा ही लूंगा कि आखिर इस पपेट को किसने क्राफ्ट किया है। ये कहते हुए वो उस पपेट का पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद अपने थंडर चेस के जरिए से वान पिंग और किंग ये दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और इससे पहले कि ये चेस इन्हें कुछ कर पाते, दूर से वानगिन कहता है स्टॉप, जिसके चलते यहाँ हर एक चीज फ्रीज हो जाती है। इवन कि वो मैसेंजर भी कंप्लीटली स्पीचलेस था। तभी वानगन पलक झपकते ही पहुंच जाता है और उसके कदम की आहट से ना ये सारे चेन्नस वहीं पे शेडेड हो जाते हैं और वानगन का फुल किलिंग एंड टेंट के साथ जो रूथलेस वाला लुक है वो जैसे ही मैसेंजर देखता है, भाई इसका गला सूख जाता है। वानगन इसे रिलीज कर देता है। अब वान पिंग भी इतने टाइम बाद अपने फादर को नजरों के सामने आता हुआ देखकर हैरान था। अभी अब वानगन की कल्टीवेशन तो ऑलरेडी इस मैसेंजर को देख रही थी ना, तो वो समझ जाता है कि यह एक सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है, यानी कि मैं इसे मजाक में नहीं ले सकता। मुझे इसके एग्जैक्ट कल्टीवेशन लेवल क्यों नहीं देख रही। यहाँ अब वानगन देखकर ही समझ आता है कि यह असल में थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर है और जितने लोगों को इसने बेरहमी के साथ मारा था, ये देखकर वानगन की सटक जाती है। सबसे पहले वो किंग या वान पिंग को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर इस मैसेंजर को लगता है कि अच्छा, तो ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये भी माउंटेन के पीछे तक इनका पीछा करना शुरू कर देता है। गाइस, मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि वानगलिन असल में उस छोटे से गांव को छोड़कर इतनी दूर इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि जब फाइट होगी तो दोनों के बीच इंटेंस बैटल होगा जिसमें आम लोग मारे जाएंगे, और वानगिन ये नहीं चाहता था के चलते किंगी और वनबिन को पहले तो वो एक सेफ जगह पे ले जाके रख देता है और फिर उनसे थोड़ी दूरी पर आकर उनके ऊपर एक बैरियर लगा के इससे फाइट करने के लिए प्रिपेयर था। अभी यहाँ वो मैसेंजर आ जाता है और कहने लगता है कि चुपचाप वो पपेट छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ।
शायद मेरा इरादा बन जाए कि मैं तुम तीनों की जान बख्श दूं। भाई तू अपनी फिक्र कर ले। यहाँ पे वन अपनी धीमी आवाज में कहता है कि आज मैं तुम्हें बख्शने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक कदम भी लेता था तो तू तो मेरे बेटे को मार चुका होता ना। मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि तू है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ से बिलोंग करता है। आज मैं तुझे यहाँ पे गाड़ के रहूंगा। ये कहते हुए वांग सिन पपेट को बाहर निकालता है। अब पपेट को आता हुआ देखकर वो मैसेंजर इमीडिएटली अपने थंडर स्पेड को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि लड़के तुम मुझे यहाँ पर कमजोर आंक रहे हो। हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पास ये पपेट है, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं एक थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर हूँ। ये कहते हुए जैसे ही वो इस पैर के पावर को लीच करता है, ये ओपिट यहाँ से काफी दूर जा गिरता है और अगले ही पल ऊपर से थंडर को गैदर करते हुए एक थंडर एनर्जी बॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है और वांगन की तरफ इस अटैक को बढ़ा देता है। लेकिन वांगन भाई इसकी जो ओरिजिन सोल है ना, वो एंशिएंट थंडर ड्रैगन से बनी हुई है। उसने एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया है। तो अब तुम समझ सकते हो कि बिजली वांगन के लिए पानी की तरह है। इतने बड़े थंडर एनर्जी बॉल को ना वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इतने मामूली से थंडर से तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, बहुत नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वांगन उस थंडर को हल्का सा ऐसे ना ट्विस्ट करता है और इसके अंदर से जो थंडर एनर्जी रिलीज होती है ना, वो मानो वांगन के कमांड पे रेजोनेट करने लगती है और ऊपर से ऐसी प्योर थंडर एनर्जी रिलीज होती है जो कि मानो वांगन के कमांड पे आए हो। अब गाइस मैं यहाँ पे बता दूं कि वांगलिन ने जो आज थंडर ड्रैगन है उसे पूरी तरीके से डिवोर्स नहीं किया, लेकिन उसके आधे से ज्यादा पोर्शन को उसने ऑलरेडी अपने ओरिजिन सोल के अंदर डिवोर्स कर लिया था। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वांगन का जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो कितना ज्यादा रेयर है, तो या इसी की वजह से वांगलिन इस वक्त थंडर को कमांड कर सकता है अनलेस कि उसके सामने वाला जो बंदा हो उसके पास कोई ऐसा जरिया हो कि जिसके जरिए से वो प्योर थंडर तक को कमांड कर सकता है। विच मीन्स तुम समझ रहे हो इस वक्त वेल एन एडवांटेज में है। अब यहाँ पे जो मैंने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दिया है ना, वो ये चीज ऑलरेडी मैसेंजर जानता था और ये चीज देखकर तो उसकी भी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है कि क्या इसके पास ये डिवाइन थंडर एबिलिटी कैसे आ सकती है, थंडर को कमांड कर पा रहा है। एक और चीज गाइस की जो थंडर सेलेस्ट टेम्पल के जो मैसेंजर्स होते हैं ना, उन्हीं के पास ये एक्सेस होता है कि वो थंडर को कमांड कर सकते हैं, लेकिन वहां इनके लेवल तक का नहीं। और ये दूसरा वो रीजन है कि जिसके चलते इस बंदे के होश उड़ चुके थे कि भाई ये नॉर्मल कल्टीवेटर है, इसके पास मेरे से ज्यादा थंडर पे अथॉरिटी कैसे आ सकती है। बट सडनली उसके ना ऐसे दिमाग में एक चीज हिट होती है और वो कहता है ज़ूमो तू ज़ूमो है। अब आंगन यहाँ पे एक ट्रू थंडर एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है और कहने लगता है कि इसे कहते हैं द ट्रू थंडर। मेरा बेटे को मारने आया था नाले, अब मजा आ जाए। कहते हुए वो उस थंडर बॉल को सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है। बंदे का भाई इस पैर तक चटक जाता है, इतनी जोर का उसे झटका लगता है कि वो काफी दूर जा गिरता है। उसकी हालत देखकर भिखारियों जैसी हालत है, बहुत गंदी तरीके से वांगलिन ने इसे मारा था। ये देखकर तो वांगविंग और किंग ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ वो मैसेंजर रहा नहीं जाता उससे और वो पूछ ही लेता है कि तेरी आखिर असली कल्टीवेशन क्या है। अब यहाँ पर वांग उसका ये सवाल सुनकर ना अपना लाइफ एंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि क्या मेरा कल्टीवेशन जानना चाहते हो। यहाँ वंगन का डोमेन देखकर वो मैसेंजर कंप्लीटली शॉक था। अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि वंगन ऑलमोस्ट 70 साल से ज्यादा वक्त के लिए अपनी कल्टीवेशन पावर को इसने अनलीच नहीं किया था, यानी कि एक मॉडल की तरह जी रहा था। लेकिन इसकी जो समझ है स्पेशली लाइफ एंड डेथ डोमेन को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि धीरे धीरे करके वन जब ये डोमेन को अपने एनालिश करता है ना, तो उसका लेवल और ऑरा बढ़ता जाता है। ये देखकर तो इवन की वो मैसेंजर भी हैरान था कि आखिर इसका ऑरा इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, इसका डोमेन रुक क्यों नहीं रहा। अब गाइस मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि वांगन का जो कल्टीवेशन लेवल है वो ऑलरेडी सेकंड स्टेप पे पहुंच चुका है, लेकिन उसका जो डोमेन है ना वो अभी सेकंड स्टेप पे नहीं पहुंचा है, यानी कि एक्सटेंड पे नहीं पहुंचा है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें अपने डोमेन को तो उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और इस वक्त वांगमन एग्जैक्टली उसी कंडीशन में है। अपने 60 से 70 सालों की इस मॉडल लाइफ में उसने लाइफ एंड डेथ को बहुत ही अच्छे से समझा है। फिर चाहे वो सेंताई की डेथ से उसने डेथ के बारे में समझा, और वांगपिंग की लाइफ से जो मॉडल की जिंदगी वो जीता आ रहा है उससे उसे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई, और जितनी ज्यादा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ एंड डेथ की, तुम्हारा डोमेन का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो और ज्यादा लेवल पे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे वो मैसेंजर जानता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके इस ज़ूमो को इंटरप्ट करना ही होगा। अगर इसका डोमेन ब्रेक थ्रू कर गया तो फिर यह बैटल जीतने लायक या फिर लड़ने लायक ही नहीं बचेगी। पिंग अपने फादर की इस ताकत को, इस अजीम ताकत को देखकर मन में कहने लगता है कि आज मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। वान पिंग को यह भी लग रहा था कि शायद आज तक उसके फादर ने उसे कल्टीवेट करने क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब ही उसे मिल जाएगा। किंग ये वान पिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि चाहे रीजन कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पर वांगलिन का जो डोमेन था ना वो अपने कंप्लीटेशन स्टेज में बिल्कुल पहुंच चुका था। अब यहाँ वेंगलिन पुराने वाले लुक में आ जाता है, वो जो झुर्रियां मुंह में थी सब कुछ गायब हो चुकी थी। वेंगलिन खुद भी हैरान था कि उसने रियलाइज भी नहीं किया, लेकिन उसका डोमेन ऑलरेडी कंप्लीटेशन स्टेज तक पहुंच चुका है। बट गाइस अभी भी यह फर्स्ट स्टेप को बिल्कुल ब्रेक थ्रू करके सेकंड स्टेप पे नहीं जा पाया।
और इसी चीज को देखकर यह मैसेंजर खुश हो रहा था कि थैंकफुली चलो कुछ तो मेरे पास उम्मीद बाकी है, क्योंकि अगर इसका डोमेन भी ब्रेक थ्रू कर जाता और इसके पास जो पपेट है ये दोनों मिलकर फिर मेरी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देते। इनसे जितना बहुत मुश्किल हो जाता। अब वान का डोमेन एक्सीडेंट के पीक पे पहुंच गया था और इसकी कल्टीवेशन यानी कि इसके ये जो अवतार बॉडी है इसकी कल्टीवेशन मिड एक्सीडेंट के लेवल तक की थी। अब यहाँ पे तभी वो मैसेंजर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम इतनी मामूली सी कल्टीवेशन को लेकर एक सेलेस्टियल टेम्पल के मैसेंजर से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहते हुए वह अपनी थंडर पावर को गैदर करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक ट्रू थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर होने का मतलब क्या होता है। पूरे के पूरे प्लेनेट रानी उनके एटमॉस्फेयर में ना एक अलग ही प्रेशर छा जाता है। सब के सब घटनों के बल आ चुके थे और तभी वो यहाँ पर अपने थंडर बीस्ट को समन करता है और कहता है कि यही थंडर बीस्ट एक थंडर मैसेंजर की असली पहचान और उसकी शान है जो कि सिर्फ एक मैसेंजर के पास ही हो सकती है। इसी के साथ एक ट्रू थंडर बीस्ट आते जाते यहाँ पे दहाड़ मारने लगता है और यहाँ वो मैसेंजर बताने लगता है कि एक ट्रू थंडर मैसेंजर का जो ट्रू थंडर बीस्ट है वो पूरे के पूरे क्लैन को इनालेट कर सकता है और तुम मुझे चैलेंज करने आए हो। वेंगलन इसके थंडर बीस्ट को देखकर कहने लगता है कि यह अभी तक पूरी तरीके से थंडर बीस्ट बना भी नहीं है और तुम इसे थंडर बीस्ट कह रहे हो, उसका वो हॉर्न कहाँ है। कहते हुए वेंगलन अपने थंडर बीस्ट को बाहर निकालता है। अब वैल्यू का सिल्वर हॉर्न बीस्ट बाहर आते आते ही तेजी से दहाड़ मारता है, जो देखकर मैसेंजर और उसके थंडर बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बता दूं कि जो थंडर बीस्ट होते हैं ना इनके बीच एक अलग ही राइवलरी चल रही होती है। ये लोग कभी भी अपने सामने वाले थंडर बीस्ट को ऐसे अपनी नजरों के सामने ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, या तो यह मेरे अंडर रहेगा या तो मैं उसके अंडर रहूंगा। इसीलिए जब भी ये अपने सामने आते हैं ना भिड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वहां इनका सिल्वर हॉर्न बीस्ट तो भाई इसके बीस्ट को ना ऐसे बुरी तरीके से मार रहा था, उसे इतनी बुरी तरीके से मसल रहा था जो देखकर यह जो मैसेंजर था वो भी कहने लगता है कि एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट तो हमारे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में भी नहीं पाया जाता। आखिर इसके पास ये चीज कैसे आ सकती है। सिर्फ थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के जो कोर के मैसेंजर्स होते हैं उन्हीं के पास ही बहुत मुश्किल से एक आधा होता है और यह एक नॉर्मल कल्टीवेटर इसके पास ये बीस्ट। अब वहां उनके सिल्वर हर्न बीस्ट ने इस मैसेंजर के थंडर बीस्ट की हालत खराब कर दी, पर या इसके मन में लालच आता है कि क्यों ना मैं इस लड़के यानी कि ज़ूमो जो भी इसका नाम है इसको निपटा दूं और जिसके बाद इसका बीस्ट मेरा हो जाएगा और मेरे पास तो मेरा बीस्ट ही है और फिर मेरा रैंक भी लेवल अप हो जाएगा, मुझे लोग काफी ज्यादा इज्जत देंगे। अब ये कहते हुए वो अपने वेपन के काफी सारे टुकड़े कर देता है और हवा में उछालते हुए थंडर सेलेस्टियल ट्राइब्लूसन को यहाँ पे ट्रिगर करता है और वनगिन के ऊपर काफी कड़ाकेदार बिजली गिरने लगती है, जहां देखकर वेंगलिन निकालता है अपने सेलेस्टियल ब्रश को और कहने लगता है कि हेवन के अंत में कोई भी थंडर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ना ही मुझे हार्म पहुंचा सकती है। तो भला यह मामूली सा थंडर क्या है। वेंगलिन यहाँ गोल्डन व्हील्स को कास्ट करता है, साथ ही वो यहाँ अपने ओरिजिन सोल से जो उसका थंडर ड्रैगन है इसे बाहर की ओर निकालते साथ ही उसकी ओर भेज देता है। अब डिवाइन एबिलिटी वाली इस थंडर को देखकर और उससे टकराता हुआ देखकर मैसेंजर भी शॉक था कि थंडर सेलेस्टियल टेम्पल ने खुद मुझे यह एबिलिटी दिया और ये थंडर तो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से आया है, तो आखिर कैसे यह इसके ऊपर डोमिनेंस साबित कर सकता है। वहां इनका जो थंडर ड्रैगन था ना वो सबसे पहले तो इसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके ऊपर तेज बिजली गिरा देता है, जिससे एक जोर का धमाका होता है। वानगन के ओरिजिन सोल में उसका ड्रैगन वापस चला जाता है, लेकिन बैकवश तो वानगन को भी ठीक ठाक पड़ा था, लेकिन ये जो मैसेंजर था ना ये फिर भी सही सलामत था, जो देखकर वो समझ जाता है कि एक इल्यूजनरी का कल्टीवेटर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसके और इसके बीच में जो कल्टीवेशन गैप है कहीं ना कहीं वो बीच में आ रही है। तभी वो मैसेंजर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी जो दावे अंडरस्टैंडिंग है ना उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मेरे से ज्यादा है, लेकिन कल्टीवेशन के मामले में मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। अगर हमारी कल्टीवेशन इक्वल ही होती ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पहले स्ट्राइक से ही मारा जाता। और अफसोस की बात है कि एट द एंड तुम एक मामूली से एक्सटर्नल लेवल के कल्टीवेटर हो। और क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर्स की जो डिवाइन एबिलिटीज है वो भले ही कितनी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो लेकिन वो बस एक टेक्निक बनके ही रह जाती है, लेकिन सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर की बात ही कुछ और रही। जो इनकी ओरिजिन एनर्जी है वो असल में एसेंस ऑफ द लॉ को टच करती है। ये कहते हुए वो चारों ओर बिजलियां दौड़ा देता है और कहने लगता है कि चुपचाप अपने इस पपेट और सिल्वर हॉर्न बीस्ट दोनों को मेरे हवाले कर दो। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी डिटेल बताना चाहूंगी, बिकॉज आई नो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे और एपिसोड में देखने वालों को तो बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा। अब तुम्हें याद होगा कि सीतू ने एक बार वनग्लिन को बताया था कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के जो कल्टीवेटर्स हैं इनके बीच सिर्फ पावर लेवल का गैप नहीं है, इनके बीच का जो गैप है वो है लॉ का, क्योंकि जब तुम सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हो तो तुम वर्ल्ड के लॉस को देख पाते हो, लॉ पावर का यूज कर पाते हो। बस उसी चीज को यहाँ पर इस मैसेंजर ने मेंशन किया था। तो यहाँ ये जो मैसेंजर था ये कहने लगता है कि चुपचाप मेरी बात मान लो, अगर नहीं माने ना तो मैं अपनी ओरिजिन एनर्जी के दम पर तुम सभी को यहाँ पे जला के राख कर दूंगा। और वन में कहाँ हार मानने वाला था भाई, वो निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।
जो देखकर मैसेंजर हैरान था और वो अच्छे से जानता है कि अगर उसने अपनी बची कुची जो ओरिजिन एनर्जी है इसका यूज कर लिया तो कॉपोरे यान पे ब्रेक थ्रू करना तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो जानता है कि ज़ूमो की कल्टीवेशन सेकंड स्टेप पे नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक इल्यूजनरी लेवल का पपेट भी दे सकता है। और यही वो रीजन है जिसके चलते वो वांग गन को हल्के में नहीं लेता और वो डिसाइड करता है कि इसका स्ट्रांग पॉइंट इसका दांव है, ना तो फिर मैं इसके दांव में ही फ्लॉला दूंगा। और अब वो सीधा वांग पिंग की ओर देखने लगता है। वांग गन समझ जाता है कि यह कुछ करने वाला है। वांग गन वांग पिंग को सेव करने के लिए आगे आगे खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो मैसेंजर समझ जाता है कि हाँ वो जो सोच रहा है वो सही है। और वो कहने लगता है कि क्या हुआ, इतना ज्यादा परेशान क्यों? जिस लड़के को प्रोटेक्ट करने की इतनी सोच रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, क्या उसे ऑलरेडी पता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है? ये सुनकर वांग गन की सटक जाती है। ससुस्व से चला के मारता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब उस अटैक को रोकते हुए वो मैसेंजर मन में कहता है कि अच्छा तो इसका बेटा ही इसके दांव में फ्लॉ ला सकता है। हाँ क्या बात है। फंगलिमिंग भी यह बात सुन के शॉक था। इस दौरान फ्रेंगलिन उस मैसेंजर को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह उसके हर एक अटैक से बचते हुए फ्रेंगलिन से कहने लगता है कि वह ऑलरेडी मर चुका है। तुमने फिर भी एक शरीर को तैयार किया और उसे वो गोल्डन सीक्रेट आर्ट दिया जिसके चलते वो अभी जिंदा है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने उस गोल्डन सीक्रेट आर्ट का यूज करते हुए उसके सोल को इतना ज्यादा फोर्स क्यों किया कि वो उसकी बॉडी में रिमेन रहे। अब वांग गन का बिल्कुल रूथलेस उसके पीक तक पहुंच चुका था। वो यहाँ पे उसके ऊपर काफी सारे अटैक करते हुए कहता है कि मैंने कहा चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो, और फिर सीधा एक मुक्का उसके मुंह पे जड़ देता है। अब वो मैसेंजर थंडर की स्पीड से वांग यिंग के करीब जाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे जानना है कि आखिर वो कौन सा सीक्रेट हेवन डिफाइन मेथड है कि जिसके जरिए से तुमने इसको जिंदा रखा है। इसी के साथ उसके करीब जाते जाते अपने डिवाइन सेंस के जरिए से उसके अंदर झांकने लगता है और उसके ओरिजिन सोल के पास जैसे ही वो पहुंचता है ना तो भाई इसके होश हो चुके थे, क्योंकि वनपिंग के सोल की जगह उसे दो बहुत बड़े बड़े स्वॉर्ड एनर्जी नजर आती है और ये थी निर्वाणा क्लींजर की स्वॉर्ड एनर्जी, जो कि यहाँ पर एक ह्यूज से इम्पैक्ट को क्रिएट करते हुए इसे बाहर की ओर खदेड़ देती है। ये देखते साथ ही वो मैसेंजर उल्टे पैर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वालन फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता और यह बंदा वालन को कोसते हुए कहने लगता है कि ये एक मैडम मैन है, ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इस लेवल के स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करके एक मल की सोल को बाइंड करके उसे बॉडी का फॉर्म देना यह कोई पागल ही कर सकता है। अगर वो स्वॉर्ड एनर्जी मुझे हिट हो जाती तो मैं कब का मारा जाता। लेकिन वंगलिन जो कि इसका पीछा कर रहा था वो सेलेस्टर स्वॉर्ड को चिल्ला के मारता है और इसमें अपनी ओरिजिन एनर्जी की डिवाइन एबिलिटी का भी वो यूज करता है। मैसेंजर और ज्यादा हैरान था कि इस लेवल पे वो अपनी ओरिजिन एनर्जी का कैसे यूज कर सकता है, तो वो यहाँ पर अपनी थंडर कलन का यूज कर देता है जो कि उसकी ओरिजिन एनर्जी से वो यूज कर रहा था और यह अटैक सीधा उस गलन से जा टकराता है। तभी यहाँ उस थंडर कलन का एक मैसिव सा फॉर्म वांगन को अपने अंदर संभाल लेता है और यहाँ इस मैसेंजर का जो थंडर बीस्ट था वो भी वांगन के सिल्वर हॉर्न बीस्ट से जान बचाकर इस थंडर कलन के अंदर आ चुका था। अब वांगन से वो बंदा कहने लगता है कि जूम चलो देखते हैं कि इस थंडर कलरन के अंदर हम दोनों में कौन सर्वाइव करता है। ये कहते हुए वो उसे रिफाइन करने लगता है। अब वांगन का सिल्वर हन बीस्ट सेलेस पपेट और वांगन तीनों इसके अंदर फंसे थे और तीनों ही यहाँ पर एक एक करके हमला करते हैं इस फनेस को यानी कि कलर को तोड़ने का, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो वांगन यहाँ गॉड स्लिंग वॉक करियर के जो बाकी के सीजल्स थे उनमें से एक को ओपन करने का सोचता है, जो देखकर जो सिल्वर हॉर्न बीस्ट है वह वांगन की ओर देख रहा था, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था एक्स्ट्रा पावर, ताकि बस कैसे करके लूपर से कलन को तोड़कर इस बंदे का जो वो बीस्ट तो था नावेन का थंडर बीस्ट तो असल में इसे डिवोर्स करना चाहता था, इसीलिए उसे पावर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर क्या वांग गॉड स्लिंग वॉर करियर के थर्ड सील को एक्टिवेट कर देता है और उसे रिलीज करता है। फिर क्या अब होना था वो बल और वो होके रहता है क्या लेवल का होता है, जहां वांगन का सिल्वर हॉर्न बीस्ट लगातार ग्रो करने लगता है। उसकी जो हॉर्न थी वो और ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, पावर भी इसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो देखकर मैसेंजर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। फुल निकालते ही अपने उस पिदू से सिल्वर बीस्ट को यानी कि थंडर बीस्ट को और इसके आगे फेंक देता है, लेकिन वेंगलिन का थंडर बीस्ट यानी कि सेलेस्टर बीस्ट इसकी आंखों में मैच छा चुका था और अपने मुंह से इतना तगड़ा वाला अटैक करता है कि सामने ये जो कलर था इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे लेयर्स टूट जाते हैं और यह मेल्ट होने लगता है। बचा कुचा काम सेलेस्ट पपेट आके कर देता है और एक जोर का मुक्का मारता है। अब ये सब लोग काम कर रहे हैं तो वैलेंटिन पीछे कैसे रह सकता था। वेंगल निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और चला के स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है और बस बूम, यहाँ पे वो कल्टन पूरी तरीके से शैडर्ड हो चुका था और मैसेंजर अपनी जान बचा के उल्टे पैर भागता है, लेकिन वांगन का बीस्ट तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। अब अपने मास्टर को भागता हुआ देखकर जो उसका जो थंडर बीस्ट था ना वो वांगन के पास ही रह जाता है। इस दौरान वांग पिंग और किंग ये भी वांगलिन के पास आ जाते हैं। वांगलिन वापस से इमोर्टल फॉर्म में आ चुका था। वांगन जानता है कि जिस सवाल से वो आज तक भागता हुआ आ रहा है अब वक्त आ चुका है उसके जवाब देने का। वांगन सवाल करता है कि क्या उसने जो कुछ भी बोला वो सच है। वांगन खामोश था। वांग पिंग आगे आता है। वांग पिंग को सारे जवाब तो ऑलरेडी मिल चुके थे, इतना यार बेवकूफ नहीं है वो।
वो कहने लगता है कि अगर मैंने दाव को प्रैक्टिस किया, कल्टीवेट करने की कोशिश की तो मेरी सोल वही उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए आपने मुझे करने नहीं दिया, है ना। वांग चुप था। अब वांग पिंग आगे बताता है कि मेरी बॉडी को तो असल में स्वर्ड एनर्जी से फॉर्म किया गया, मतलब ये कि मैं तो बहुत पहले ही मारा जा चुका हूँ। किंग ये रोने लगती है। वांगविन से रहा नहीं जाता, उससे कहता है कि नहीं, तुम मरे नहीं हो, तुम हो। वालविन यहाँ से दूर जाने लगता है और कहता है कि फादर सच बताओ, मैं बहुत पहले यह बात समझ गया था, बस मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट करूं। क्यों मैं था प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्यों मेरे कोई बच्चे नहीं है, क्यों 70 साल की जिंदगी में भी मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा, क्यों मुझे कभी कोई थकावट फील नहीं हुई, मुझे हर एक चीज का एहसास था फादर। अब मैं समझ गया, मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए। यहाँ पे सूरज की पहली किरण भी आ चुकी थी और वांग पिंग अपनी दास्तां गाए जा रहा था कि अब मुझे समझ आया कि क्यों मुझे बचपन में हमेशा सपनों में यही दिखता था कि मैं हमेशा दो बहुत बड़े बड़े गोल्डन स्वॉर्ड्स के बीच में हूँ। तभी वांग पिंग नोटिस करता है कि उसके जाने का वक्त आ चुका है और उसे काफी अनीसा फील होता है और वो कहने लगता है कि मैं वांग पिंग, मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से इस जिंदगी में मेरे पास आप है और मेरी वाइफ किंग ही, आप दोनों मेरे साथ हो। मैं समझ गया फादर, आपने बीते 70 सालों से मुझसे ये सच क्यों छुपाया। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग पिंग की बॉडी धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही थी, उसका लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुका था और वांग पिंग ये बात अच्छे से जानता है कि बस कुछ ही लम्हे उसके पास एक आखिरी बार अपने फादर को फादर कह के पुकारता है और कहता है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और किंग, अगर वाकई में दूसरी जिंदगी जैसी कुछ होती है ना चीज, तो फिर मैं उस जिंदगी में भी तुम्हें ढूंढना चाहूंगा। मैं सुना ही था कि किंग जी उसे टाइटली होल्ड कर लेती है। रोने लगती है, लेकिन वांग पिंग रोना तो चाहता था पर उसके आंसू तक नहीं आते और वो कहने लगता है कि देखो ना, मेरे पास तो अपने आंसू भी नहीं है, लगता है कि मैं रो भी नहीं सकता। तभी यह कहते हुए वांग पिंग इमोशनल हो जाता है, लेकिन आंसू नहीं आते। अल्फाज उसके साफ दर्द को बयां कर रहे थे और वो घुटनों के बल झुक जाता है वंगिन के सामने और कहता है कि प्लीज फादर, मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि आपके वांग पिंग ने किए गए इस वादे को पूरा नहीं कर पाया। वह आपके साथ रहना चाहता है लेकिन बीच से ही आपको छोड़ के जा रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वांग पिंग को याद आता है कि कैसे बचपन में उसका फादर उसे वह कड़वी दवा पिलाया करता था और मरते वक्त भी वो यही कहता है कि फादर वो दवा सच में बहुत कड़वी है। अब ये सुनकर वांगन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसी वक्त वांग पिंग की बॉडी भी पूरी तरीके से राख बन चुकी थी और वापस से एक वो सोल पीस में कन्वर्ट हो चुका था। वांगलिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल था, किंग ही का तो हाल पूछो ही मत। तभी वांगन उस सोल के पीस को अपने पास रख लेता है और ठीक से अपने हेवन डिफाइन बीट के उसी जगह पर जाके रख देता है जहाँ पर वानिया की सोल मौजूद है। अब वांगन यहाँ से जाने लगता है। तभी किंगी उसके सामने माथा पटकने लगती है और कहती है कि फादर प्लीज, मैंने और वांगविंग ने एक वादा किया था कि मरने के बाद भी हम साथ रहेंगे, प्लीज मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे अपने साथ ले चलिए। वांगन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम बाद में रिग्रेट करोगी, जिस पर वो रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूंगी, प्लीज मुझे उसके साथ कर दो। अब वांगिन मान जाता है और उसके सोल को भी अपने हेवन डिफाइन बीट में एग्जैक्टली वांग पिंग के पास रख देता है और फिर वांगन की वही पुरानी जिंदगी जिसमें बस तन्हाई ही है उसमें वो लौट जाता है। वांगन को बहुत ही ज्यादा अजीब सी कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग आ रही थी लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड, क्योंकि हमेशा उसके साथ ही गलत क्यों होता है, क्यों लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। पंगलिन हर एक चीज को रिवाइंड करके वापस से इमेजिन करना शुरू कर देता है। वांग पिंग के वो सारे मोमेंट्स, वो स्टैचूज जो कि उसने कभी उसके लिए बनाए थे, उसकी मेमोरीज में वो हर एक चीज को देखता है कि कैसे उसने किंगी से कहा था कि चलो उसी माउंटेन के टॉप पे जाकर रहते हैं जहां पर मैं कभी मेरे फादर के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। हर एक चीज को फंगिन रिवाइंड करके देखता है। वो मोमेंट भी जब ऑलमोस्ट 60 साल के बाद ये दोनों मिले थे, कैसे एक छोटे बच्चे की तरह वांग पिंग वांगन से लिप जाता है और 60 साल की उम्र में भी बच्चे की तरह रोते हुए फादर कह रहा था वांग मैंशन, जो कि आज पूरी तरीके से सुना हो चुका है। जिसके बाद वांग पिंग कैसे हेवनली किंगडम का एम्परर बना, ये सारी चीजें वंगलिन हर एक चीज को वापस से जीता है कि कैसे जब वांगन ने उसे कल्टीवेट करने से मना किया था तो उसने कहा था ठीक है, अगर आप मुझे कल्टीवेट करने नहीं दोगे तो मैं मोटर्स में सुप्रीम रूलर बनूंगा। एम्परर बनने से पहले वांग पिंग का वो सारा स्ट्रगल जो कि उसने एक एम्परर बनने से पहले किया था, हर एक चीज को रिवाइंड करके वांगन इमेजिन करता है और फिर वो दिन भी जब किंगी के साथ वांगन को छोड़कर मोटर्स में सुप्रीम रूलर बनने के लिए चला गया था। साथ ही वांगन उस मोमेंट को याद करता है जब उसने किंगी को ऑफर दिया था कि तुम्हें अपना पूरा एक लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 60 साल जितना वांग पिंग के साथ बिताना है, बदले में मैं तुम्हें टाउ कल्टीवेशन में एक चांस दूंगा। और किंगी तो वांग पिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो इसलिए वह बिना किसी कंडीशन के ही मान जाती है। साथ ही वांग पिंग के साथ हुए उन सारी छोटी मोटी नोकझोंक को वह याद करता है जब वांग पिंग बार बार कल्टीवेट करने की जिद करता है और बार बार वांग पिंग उसे मना कर देता है। फिर उस पल को भी जब वो लोग पहली बार इस शहर में आए थे और कैसे सन फैमिली के लोगों ने वांग पिंग को बुली करने की कोशिश की थी और वांगलिन ने इनको मजाक चखाते हुए कहा था कि मेरे बेटे को लेक्चर सिखाने वाले तुम होते कौन हो। जिसके बाद वांग पिंग और वांगलिन दोनों कैसे एडवेंचर पे गए थे, उससे पहले कैसे फिर यह सिंताई की मौत पे कितना ज्यादा रोए थे, हर एक पल को रिवाइंड करता है।
संता से एक असली दादा की तरह वान पिंग को प्यार करता था। बार बार उसे कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करता था और बार बार नन्हा वान पिंग उसे मना कर देता कि मैं अपने फादर से झूठ नहीं बोल सकता और हाँ, मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा। उन्होंने मना किया है उनका वो छोटा सा घर जहां वान पिंग और वांग लिन दोनों साथ रहा करते थे। हर दिन जब वांग पिंग उसे मेडिसिन पिलाने जाता है तो कैसे वांग पिंग मुंह बना लेता था। वो हर एक छोटे छोटे पलों को वो याद करता है और अंत में बस इतना ही कहता है कि धूल से बने और फिर धूल बन जाना। लाइफ एंड डेथ के ऊपर अगर कोई चीज है तो वह है कर्मा। वांगन उस मोमेंट को याद करता है जब उसने डिसाइड किया था कि वान पिंग की जो विजनमेंट सोल है इसे वह मिटाएगा एक मोर्टल वर्ल्ड में, उसे मोर्टल की तरह जिंदगी देकर, और वो एक पूरा लाइफ साइकिल वान पिंग के साथ बिताएगा। मेरे बच्चे, जो जिंदगी तुम लिव करते हो तुम्हारा फादर वो जिंदगी तुम्हें देता रहेगा। और बस इन्हीं सारी चीजों को याद करके वेंगलिन प्रेजेंट टाइम में एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने अपना वादा पूरा किया और अब वेंगलिन अपना कदम ऊपर की ओर उठाता है। कल्टीवेशन लेवल बढ़ता जाता है। वेंगलिन नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। उसका लुक जो आज से 70 साल पहले हुआ करता था वेंगलिन उसमें आने लगता है। धीरे धीरे इसके कपड़े ट्रांसफॉर्म होते हैं और यह ट्रांसफॉर्मेशन क्या कमाल का है। हर एक चीज जैसे वेंगुन के कदमों में आने लगती है। लाइफ एंड डेथ की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अब उसका जो डोमेन है वो कर्मा की ओर इवॉल्व हो चुका था। उसे कंट्रोल करते हुए कहने लगता है कि लाइफ एंड डेथ के ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है कर्मा, एक अनप्रेडिक्टेबल कर्मा। और वांगन का यहाँ कर्मा डोमेन बन चुका था और इसी के साथ वांगाइन का वो लुक जैसा कि तुम और मैं लास्ट 3 एपिसोड से काफी ज्यादा मिस करते आ रहे हैं, फाइनली इसी के साथ वो वापस आ चुका था और वांगिन उसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस आ चुका है। यहाँ से द रेनी रिमोटल की ये जो पूरी की पूरी जर्नी है, ये पूरी की पूरी कहानी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। और प्रोबेबली जो मूवी आने वाली है वो पूरा का पूरा थंडर सेलेस्ट्रियम पे बेस्ड है और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो प्रोबेबली बहुत ही जल्द तुम्हें द रेंगरी रिमोटल की जो लेटेस्ट मूवी है वो भी देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं तुम सबको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगी। सो गाइस, आज का ये वाला आर्क जो कि पूरी तरीके से वन पिंग के ऊपर बेस्ड था और जिसका ब्रेकडाउन हमने कमाल तरीके से किया है, इसीलिए वीडियो इतनी लंबी भी हुई है। कमेंट में बताना कि यह आर्क ब्रेकडाउन तुम्हें कैसा लगा और यह वीडियो तुम्हें कैसी पसंद आई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।